हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का 5th लेक्चर है। इसमें आज हम लेक्चर में सिंपल पेंडुलम का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल पेंडुलम आपको मालूम है कि किसी थ्रेड से जो है वो किसी बाब को अटैच करके इसको सस्पेंडेड कर देते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सस्पेंशन पॉइंट होता है और ये आपकी बॉब है। इसको जब ऑसिलेट कराएंगे तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, ठीक है। ये जो थ्रेड आप यूज़ करते हैं ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए टोटली। यहाँ पर जो आपका सस्पेंशन पॉइंट है यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो। एयर यहाँ पर नेचुरल है कि जो आप ऑसिलेशन कर रहे हैं वो वैक्यूम में है, एयर फ्रिक्शन वगैरह नेग्लेक्टेड है टोटली, ठीक है ना। तो आप पहले जरा नोट करना स्टार्ट करें, हेडिंग डालें सिंपल पेंडुलम और उसमें जरा लिखें, लिखिए एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। एन आइडियल simple pendulum consists of a heavy point mass. An ideal simple pendulum consists of a heavy point mass body suspended by a weightless inextensible and perfectly flexible string weightless inextensible and perfectly flexible string from a rigid support about which it is free to oscillate लिखा। तो इसमें जो आपका थ्रेड की क्वालिटी दी है इनको ध्यान रखना। मास किसका लेते हैं? मास केवल बॉब का। ये मासलेस है स्ट्रिंग आपकी, ठीक है ना। सभी में रहता है, स्प्रिंग पेंडुलम में भी ऐसा ही है, ठीक है ना। और फ्लेक्सिबल होना चाहिए टोटल। इनएक्सटेंसिबल में लेंथ चेंज हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि इसके टाइम पीरियड का फार्मूला T=2π√L/g होता है। अगर लेंथ चेंज हो गई तो फिर टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। इसलिए ये जो थ्रेड आपने अटैच किया है ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसलिए ऑसिलेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना, फ्रिक्शन ना हो किसी भी तरह के। अब आप नेक्स्ट पैरा में लिखें, लिखिए द पॉइंट फ्रॉम विच पेंडुलम इज सस्पेंडेड, द पॉइंट फ्रॉम विच पेंडुलम इज सस्पेंडेड इज नोन एज point of suspension. The point from which pendulum is suspended is known as point of suspension. As the string is very fine, thin रहेगी, as the string is very fine, the CM of pendulum coincide with the CM of bob. जो स्फेरिकल बॉडी आप हैवी अटैच कर रहे हैं उसे बॉब बोलते हैं। स्ट्रिंग इज वेरी फाइन, द CM ऑफ पेंडुलम कोइंसाइड विद द CM ऑफ बॉब। हमने डायग्राम ये बना रखा है। ये आपका जो है ऊपर रिजिड सपोर्ट है फिक्स, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसमें थ्रेड से ये बॉब अटैच कर रखी है। जो इसीलिए जो लेंथ लेते हैं वो सस्पेंशन पॉइंट से जो बॉब होती है उसके CM तक की लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में कि थ्रेड की तो लेंथ आप स्केल से ही मेजर कर लेंगे और इसको वर्नियर से या स्क्रू बेस से मेजर करके डायमीटर और फिर हाफ करके रेडियस और उसमें लेंथ में प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि टोटल लेंथ आ जाए उसके CM तक की। नेक्स्ट लिखें आगे, देखिए द CM ऑफ बॉब इज नोन एज पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। ऐसे मान लें कि स्फेरिकल बॉडी
उसी पॉइंट पर कंसंट्रेट है सीएम पर, तो पॉइंट मास हो गया एक तरह से। द सीएम ऑफ बॉब इज नोन एज पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। लिखा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। छोटी छोटी डिफिनेशन डेरिवेशन में जरूर लिखना पेपर में। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन is called the distance between the point of suspension and the point of oscillation is called length of pendulum. The ideal simple pendulum is called length of pendulum, जिसे L से रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में। The ideal simple pendulum cannot be achieved in practice. The ideal simple pendulum cannot be achieved in practice because we cannot have a point mass. The ideal simple pendulum cannot be achieved in practice because we cannot have a point mass and a weightless string. And a weightless string. और वैसे भी फ्रिक्शन वगैरह भी होगा ही, ये थोड़ा वो एयर भी होगी, वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। लिखिए व्हेन ए पार्टिकल इज पुल्ड असाइड, व्हेन ए पार्टिकल, पार्टिकल मतलब पॉइंट मास से है, व्हेन ए पार्टिकल इज पुल्ड असाइड टू ए पोजीशन, when a particle is pulled aside to a position, ये मीन पोजीशन हमने सी ली है, सस्पेंशन पॉइंट ओ लिया है, कहां तक कर दिया इसको खींच के बी तक। ठीक, जितना ये यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड होगा इधर भी ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। हम कोई एट एनी इंस्टेंट ए पर इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो when a particle is pulled aside to a position B so that string makes an angle theta naught, so that string makes an angle theta naught with vertical, so that string makes an angle theta naught with vertical OC, डायग्राम में O से C तक वर्टिकल है, OC, एंड देन रिलीज्ड। ठीक है, ये बॉब को जो है वो एक तरफ लाकर बी पॉइंट पर यहां पर छोड़ दिया इसको, एंड देन रिलीज्ड। द पेंडुलम विल ऑसिलेट, द पेंडुलम विल ऑसिलेट बिटवीन, ये हमने इधर डायग्राम नहीं बनाया है, ये यहां पर बी डैश बना दे रहे हैं, बिटवीन बी एंड बी डैश, दूसरी तरफ जाएगा बी डैश तक। पेंडुलम विल ऑसिलेट बिटवीन बी एंड बी डैश ऑसिलेटरी मोशन इज ड्यू टू oscillatory motion is due to tangential component of, oscillatory motion is due to tangential component of weight mg of the particle, is due to tangential component of weight mg of the particle। ये जो बॉब आपने अटैच किया इसका मास हमने एम लिया है, किसी एट एनी पोजीशन पर यहां पर ए पर स्टडी कर रहे हैं, mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड। इसके दो कंपोनेंट कीजिए, एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। ठीक, तो कौन सा मोशन इसे रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है, mg sin थीटा, इसकी वजह से ये वापस आएगा अपनी पोजीशन पर। ठीक है ना। लिखिए दिस फोर्स इज मैक्सिमम, दिस फोर्स इज मैक्सिमम एट बी एंड बी डैश, बी और बी डैश पर ये फोर्स मैक्सिमम होगा कॉर्नर पर,
बी एंड बी डेज। नेचुरल है कि mg साइन थीटा में थीटा मीन पोजीशन पर 0 हो जाएगा, इसलिए सी पर ये फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड 0 एट सी लिख दो, एंड 0 एट सी। अब आप नेक्स्ट लाइन में यहां पर लिखें कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है आपका, यानी कि जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, माइनस mg साइन थीटा है, ठीक है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू ma होता है, हम इसको ma के हमने इक्वल कर दिया, मास इसमें कैंसिल हो गया, तो a आ गया आपका माइनस जी साइन थीटा, यानी जो एक्सीलरेशन होगा टूवर्ड्स सेंटर लगेगा वो माइनस जी साइन थीटा होगा। फोर्स में हमेशा नेगेटिव जरूर लगाना, क्योंकि जिस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। दूसरी बात, जो एसएचएम की बेसिक डिफिनीशन होती है वो आपको मालूम है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा यहाँ पर्पज है टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना, इसलिए जब कंपेयर करेंगे तो माइनस को कैंसिल भी होना है, ठीक है ना। तो जब भी कभी भी एसएचएम में आप फोर्स लिखें, कहीं पर भी रिस्टोरिंग, माइनस अपनी तरफ से, ठीक है ना, माइनस जरूर लगेगा, तो माइनस वहां लगा दे। फिर न्यूटन सेकंड लॉ से मास ये कैंसिल हो गया, ए आ गया। नेचुरल है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्मॉल एंगल के लिए कर, ठीक है ना, यानी कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, सारी थ्योरी स्मॉल ऑसिलेशन स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए वैलिड है, ठीक। तो यहां पर साइन थीटा की जगह थीटा लिख दिया है, ठीक है ना। अगर ऑसिलेशन लार्ज होगा तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, ठीक। तो साइन थीटा की जगह थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यहां से डालें, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। तो y हो गया और ये लेंथ l हो गई, तो थीटा की जगह y अपान l पुटअप कर दें। यहां पर g और l को कांस्टेंट है, आपका लेंथ कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर g कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस y होगा। ये एसएचएम की कंडीशन है, आपने फर्स्ट लेक्चर में उसमें सुना है, एसएचएम की कंडीशन होती है कि फोर्स ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर, यानी ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अगर फोर्स ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगा तो एक्सीलरेशन भी ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, यानी एक्सीलरेशन की बेसिक कंडीशन है a इज इक्वल टू a प्रोपोर्शनल माइनस y, ठीक है। हेंस मोशन ऑफ पेंडुलम इज एसएचएम। तो यहां तक ये प्रूव हो जाता है कि हमारा ये जो सिस्टम है ये एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना। तो बाई कंडीशन ऑफ एसएचएम, अब कंडीशन लगा दें एसएचएम की, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट, या बाई डिफिनेशन आप इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखी है इसको कंपेयर कर लें, ठीक है। इससे आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी ओवर एल, तो ओमेगा बन गया रूट जी ओवर एल, ठीक। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी पुटअप कर दें, इससे आपका टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाता है, ठीक है ना। ये फोर्स मेथड था, इसी मेथड को आप 11th एग्जाम में करना है। और देखिए ये जो एग्जाम्पल है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये लिनियर का नहीं है कि यहाँ पर ये आर्क बन रहा है ना। तो प्रैक्टिकली ये एंगुलर एसएचएम का एग्जाम्पल है, हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या फोर्स से निकाल लेते हैं उसको, ठीक। तो टॉर्क मेथड भी यहाँ पर समझ लें, टॉर्क मेथड में ये सेम डायग्राम है, ये वही बॉब है, उसको एक कॉर्नर पर ले आए हैं थीटा एंगल पर, यहाँ पर ये एंगल थीटा है आपका, ये सस्पेंशन पॉइंट है, ये लेंथ है, ये mg फोर्स लग रहा है। तो mg फोर्स का टॉर्क, जो आपने ये टॉर्क लिया है इसको ध्यान देना, हमने डायरेक्ट नोट कर दिया है, mg का जो टॉर्क लिया गया है वो सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट, टॉर्क अबाउट सस्पेंशन पॉइंट, टॉर्क अबाउट हमने ओ लिख दिया है, यानी कि सस्पेंशन पॉइंट, ठीक। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो फोर्स जरा ध्यान दें, ये mg फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट जब निकालेंगे तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो नेचुरल है कि आप सस्पेंशन पॉइंट ओ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लेंथ आएगी या ये बोल दे आएगी, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आ गया आपका एल साइन थीटा। टॉर्क का फार्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ये भी काम कर सकते हैं कि mg साइन थीटा ये टेंजेंशियली लग रहा है और ये इस लेंथ के परपेंडिकुलर है ना, तो फिर mg साइन थीटा इनटू एल एक ही बात है, क्योंकि फोर्स यही रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। आप इससे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, समझ गए ना मेरी बात को। mg साइन थीटा इनटू, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री पर है, ठीक। तो टॉर्क आपने निकाल लिया, टॉर्क टाउ आई अल्फा के इक्वल होता है, इसको दोनों इक्वल कर दें, जैसे फोर्स एफ इज इक्वल टू यहाँ एम ए रखा था वैसे टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा रखा, इससे अल्फा निकाल लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉब का सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट,
ml स्क्वायर, पार्टिकल है मास इनटू लेंथ की स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो ml स्क्वायर, ठीक। ये कैंसिल होके आपका अल्फा ही आ गया। जिस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक कंडीशन है वो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई होती है, ये लीनियर एसएचएम की है। वैसे ही एंगुलर एसएचएम की बेसिक कंडीशन है कि एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट वैसे यहां पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, एक ही जैसी थ्योरी है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें। कौन सा, एक आपने जो ये अल्फा इज इक्वल टू हमने निकाला और एक ये निकाला, इससे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल हो गया। फिर हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, आप ऊपर ऑलरेडी इसको नोट कर चुके हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी। देखिए इस चीज का ध्यान रखें कि हम लोग भले मेथड को अप्लाई न कर पाए, लेकिन सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेरिवेशन दो मेथड से होते हैं, एक होता है फोर्स मेथड और दूसरा एनर्जी मेथड, ठीक है ना। ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है जो दोनों से पॉसिबल ना हो, ठीक। तो ध्यान रखना, जनरली हम लोग ये फोर्स मेथड से देते हैं, लेकिन हमने यहाँ आपको ये दिखाया है कि एनर्जी मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं। एनर्जी मेथड का ये कॉन्सेप्ट है कि जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो किसी एट एनी पोजीशन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, जो कि आपने फोर्थ लेक्चर में देखा होगा लास्ट में, ठीक है ना। उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, किसी एट एनी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी निकालते हैं जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगी, ठीक। हमने इस पार्टिकल का जो मोशन है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल लिया है, तो हम इसको लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और प्लस mgh। लोएस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी है वो मिनिमम होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेते हैं लोएस्ट पर, 0, और इसकी हाइट ये निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, जो कि जनरल आप कैलकुलेशन में निकालते हैं। आप लिखने के लिए अगर हाफ mv स्क्वायर भी लिख देंगे तब भी हो जाएगा, तब रोटेशन नहीं लिखें, तब वेलोसिटी v इज इक्वल टू एल ओमेगा डाला जाएगा। यहाँ पर आप चेक करें, हमने जो एनर्जी लिखी है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस mgh लिखी है। हमने आई की जगह ml स्क्वायर लिख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा स्क्वायर ये लिखा है। अगर यहाँ पर आप हाफ mv स्क्वायर लिख दे, एक ही लिखी जाएगी। दोनों मोशन, दोनों एनर्जी कब होंगी, वो रोलिंग में होती हैं, जब बॉडी आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है। यहाँ अगर आप रोटेशन, ध्यान रखना, यहाँ ये चीज आपको टिपिकल जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है उनमें जरूरत पड़ेगी कहीं पर, और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए बहुत क्लियर ध्यान रखना। यहाँ अगर आप इसका रोटेशन लेते हैं तो सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, बात समझ गए ना। जैसे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, एक्सिस के अबाउट नहीं है। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी रोल कर रही है तो उसमें वो आगे भी जाती है और एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करती है, तो वहां पर हम हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो अलर्ट रहें, यहाँ पर केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। mv स्क्वायर ले लेंगे तो v की जगह फिर एल ओमेगा लिख दें, तब भी यही एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी ले ली है। पोटेंशियल एनर्जी का जरा आप यहाँ पर देख लें कि पोटेंशियल एनर्जी जो इस डायग्राम से हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको यहाँ परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, जैसे ये परपेंडिकुलर डाला है, ठीक। यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हमें ये हाइट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेचुरल है, ये टोटल लेंथ L है और ये भी L है, इसका कंपोनेंट जब इस पर लेंगे तो ये L cos थीटा होगा। तो ये हाइट कितनी होगी, आपने सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल में यूज किया है टोटल L, उसमें L cos थीटा माइनस कर दो तो L माइनस L cos थीटा। समझ में आ गई बात। इसलिए हमने हाइट की जगह डायरेक्ट लिखा है L और ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बना है। अब जरा ध्यान दें, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन नेचुरल है कि उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो d/dt 0 होगा। हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जितने भी एनर्जी मेथड के हैं सब में ये डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो देखें, हाफ ml स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर का 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई dt, ठीक। mgl यहां पर नोट करें, 1 का ये 0 हो गया, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर से करें क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो वहां पर क्या लिखेंगे,
डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होगा, उसकी जगह पर ओमेगा पुटअप कर दें, इससे ओमेगा कैंसिल होगा और हर जगह ये एक्सप्रेशन में आपका कैंसिल होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो ओमेगा लिख दिया है आपने, ये डी ओमेगा बाई डी टी जो ये यूज कर रहे हैं, ये जो इसकी इस सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट इसकी एंगुलर क्या है, हाँ या एंगुलर वेलोसिटी है, समझ, एंगुलर वेलोसिटी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जरा मिक्सिंग ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और ये ओमेगा अलग लिखा गया, ये एसएचएम का है, इसमें मिक्सिंग हो जाती दोनों में है। तो यहाँ पर अल्फा को अलग कर ले, माइनस जी ओवर एल इंटू ये थीटा हो गया, और ये इसको आप इक्वल कर ले, आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसके बाद जरूरत नहीं है, आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ओमेगा ऑलरेडी आप कंपेयर करके टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गई ना बात। और एनर्जी मेथड में सब जगह ये डिफरेंशिएशन करने होंगे। यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि जैसे आपने ये साइन थीटा निकाला, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ए सी अपॉन एल होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर साइन थीटा, कॉस ले हमें हाइट को निकालना है, तो कॉस थीटा ये बेस हो जाएगा, कितना होगा, ओ सी, ओ से सी तक अपॉन एल, तो ओ से सी तक की लेंथ कितनी हो गई, एल कॉस थीटा, ठीक है ना। और टोटल लेंथ कितनी है, एल, तो वहां पर जो एच यूज किया गया वो एल माइनस एल कॉस थीटा यूज किया गया है यहाँ पर। समझ गया ना बात को। आपने सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन लगाए हैं इसके ऊपर। अब जरा यहाँ पर देखें, जो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी आया है, ये सिंपल पेंडुलम का आपका फार्मूला है टाइम पीरियड का। ये स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए वैलिड है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप जरा एक पॉइंट यहाँ पे एक एक करके आप देखें जरा। देखिए, जी ओवर एल इज कांस्टेंट है फॉर ए गिवन पेंडुलम एट ए गिवन प्लेस। एक प्लेस पर जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा है कि हाइट के साथ, डेप्थ के साथ जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर प्लेस पर ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, हमने थर्मोडायनामिक्स के जो आपका चैप्टर था स्टार्टिंग में, वहां इसको करा चुके हैं। ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर टाइम पीरियड चेंज होगा, क्योंकि लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, हीट की वजह से। तो आपको लेंथ का फार्मूला पता है, ये एल डैश इज इक्वल टू एल, एल डैश फाइनल लेंथ है, एल ओरिजिनल लेंथ है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। इससे एल डैश अपॉन एल निकाल लें। और टाइम पीरियड, जब टेम्परेचर आपका जो है वो जनरल दिया है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो टी डैश ले लिया, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो टी डैश अपॉन टी आ जाएगा। क्या बना, एल डैश अपॉन एल। एल डैश की यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर पुटअप कर दें, ठीक। उसके बाद बायनॉमियल लगा दें। बायनॉमियल का मतलब अप्रोक्सीमेशन ले लिया आपने। यहाँ पर पावर में रूट का 1/2 कर दें, 1/2 सीधे अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 को लेफ्ट में ले जाएं, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया है। इसका न्यूमेरिकल हम एक वैसे देंगे, लेकिन हम न्यूमेरिकल आपको एक पहले लगवा चुके हैं, ये उसी में लगवाया था थर्मो के फर्स्ट आर्टिकल में, ठीक है ना। हमने जो ये डेरिवेशन किया है आपका, इसमें आप में जो है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए है। लार्ज एम्पलीट्यूड के लिए हम साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इस केस में ये भी फार्मूला, इसमें और भी टर्म होते आगे हैं, उसको निगलेक्ट करके लिया गया है। हालांकि 11th में ये नहीं पूछेंगे। इन दिस केस टाइम पीरियड इस फार्मूले से दिया जाएगा। यहाँ थीटा नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है, जो आपका एक तरफ जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ जो रॉड आपका एक तरफ जा रहा था, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई जब फार्मूला यूज करेंगे जब आपका एम्पलीट्यूड स्मॉल नहीं होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। आगे आप पॉइंट लिखना शुरू करें, जल्दी लिखिए। लिखिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम नीचे लिखें नंबर 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है फार्मूले में, प्रोवाइडेड इट इज स्मॉल। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is independent of the amplitude of vibration provided it is small. Second point, time period, अब t लिख देना कैपिटल, t is independent of the mass of the bulb। इसमें mass नहीं आ रहा है फार्मूले में। t is independent of the mass of the bulb थर्ड पॉइंट,
T depends upon the length of pendulum and acceleration due to gravity. T depends upon the length of pendulum and acceleration due to gravity. इसका मतलब है कि ग्रेविटी अगर चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर एल लेस देन अर्थ रेडियस, आर ई मतलब अर्थ है, अर्थ रेडियस। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, टी प्रोपोर्शनल 1/√g है, टी प्रोपोर्शनल 1/√g है। देखिए, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, आप हिल पर जाते हैं हाइट पर तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ध्यान है ना, और अगर डेप्थ में जाए माइंस में तो तब भी डिक्रीज होती है। दोनों जगह टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, देखिए, टाइम पीरियड इंक्रीजेस एट हिल्स और इन माइंस ड्यू टू इट पेंडुलम क्लॉक will be slow down, due to it pendulum clock will be slow down। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो फार्मूला है आपका T = 2π√L/g, इसका सही फार्मूले में जी डैश लगाए, और जी डैश जो होता है वो इफेक्टिव वैल्यू होती है जी की, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी होती है। नोट करें नेक्स्ट पॉइंट में, T = 2π√L/g डैश, यहां जी डैश जो है वो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी है। हाँ, आप इफेक्टिव वैल्यू का मीनिंग यहां पर समझ लें कि जैसे मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है और ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेट हो रही है और इसमें आपका सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें इफेक्टिव वैल्यू जी की कितनी थी, जी प्लस ए। ध्यान है ना, भूल गए थ्योरी को, यहां पर नीचे क्या लगता था, एम जी। अगर आप इसी फ्रेम से देखें तो ये अपवर्ड जा रही है तो स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, लगेगा ना, तो आप नेट कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा ना। तो जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही हो तो जी डैश की जगह जी प्लस ए का यूज करें। टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2π√L/g + a होगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है एक्सीलरेशन से, नोट करते जाएं जल्दी जल्दी, तब टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2πL/g - a होगा, अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड है। तो अगर फ्री फॉल का केस हो जाए तो क्या होगा, फ्री फॉल का केस, फ्री फॉल में जी डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मीनिंग वहीं रुक जाएगी बॉब। अगर कोई ये बॉब जो है, अगर लिफ्ट के अंदर अगर ब्रेक होती है लिफ्ट और फ्री फॉल यहां पर है तो ये यहीं पर ऐसी रहेगी, क्योंकि जी की वैल्यू ही नहीं, जीरो हो जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगा, ये ऐसी की ऐसी बनी रहेगी कॉर्नर। समझ गए ना, टी इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं, आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकली भी होता ही है ऐसे। आगे देखें यहाँ पर, वो नियरली प्रैक्टिकली है, जी डैश 0 है, लिफ्ट फ्री फॉल हो जाएगी तो जी की तो फीलिंग होती है 0 की, वेटलेस, ठीक है, सैटेलाइट में होती है और सब जगह होती है फीलिंग। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान दें इसका, फ्री फॉल के बाद 4th पॉइंट पर, अगर कोई लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है और उसका ए ग्रेटर देन जी है, कई चीजों में इसका डिस्कशन हो रहा है, हम डायरेक्ट करा रहे हैं, ए ग्रेटर देन जी है तो मालूम क्या होगा। पहली बात तो ये कि इस केस में हम बॉब को सेंटर पर लगा रहे हैं, अगर ए ग्रेटर देन जी होगा तो ये बिल्कुल जैसे वो बैलून नहीं होता है एयर में, वो बैलून का थ्रेड किधर रहता है, नीचे, और बैलून किधर रहता है, ऊपर को रहता है ना, क्योंकि ए ग्रेटर देन जी में तुम्हें ध्यान होगा कि ये जो बॉडी है ये तुरंत ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, और अपने हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करेगी।
टाइम पीरियड तब जो फार्मूला बनेगा वो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट a माइनस जी हो जाएगा, g माइनस ए की हो जाएगा। जैसे आपने उसमें बैलून जो लिफ्ट है वो अगर उसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए ग्रेटर देन जी हो, वो मोटर लगा के आप कर सकते हैं उसको, तब उस समय ये जो है ये ऊपर आ जाएगी बॉब और फिर ऊपर ऐसे ऑसिलेट करेगी। ठीक है ना, नोट करें। उसमें जरा लास्ट में लिख देना, इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन, लास्ट में लिख दें, इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन इफ ए ग्रेटर देन जी, इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन इफ ए ग्रेटर देन जी, in case of downward motion if a greater than g, pendulum turns upside, pendulum turns upside, pendulum turns upside and oscillate about highest point, and oscillate about highest point। ये डायग्राम बना देना, ये नीचे से ये ऊपर को आ जाएगा बॉब, ठीक है ना, और इस हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करेगी। अगर ऊपर इसको लगा देंगे तब तो ये इसके रूफ पर अटैच हो जाएगी फिर। ठीक है ना, आपने न्यूटन्स लॉ में हमने लिफ्ट के केस जब कराए तो उनका डिटेल स्टडी किया है, इसलिए वो पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। लिखा। नेक्स्ट में हमें आप बताएं, अगर कोई लिफ्ट जो है वो हॉरिजेंटली या कोई ब्लॉक हॉरिजेंटली एक्सीलरेटेड है तो इसमें क्या क्या लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, और इस फ्रेम से देखें अंदर के फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम से तो इसमें स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, कितना होगा ma। तो इसमें जो नेट आपका फोर्स आएगा वो पाइथागोरस लगा दें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू रूट mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर होगा। तो इफेक्टिव जी, हमारा यहाँ पर्पज केवल किससे है, जी डैश से है, इफेक्टिव जी निकालना। तो कितना हो जाएगा, रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मास को डिवाइड कर दें, रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और टाइम पीरियड के फार्मूले में डाल दें टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नोट करें फार्मूला, ये होगा जब लिफ्ट हॉरिजेंटली एक्सीलरेटेड होगी। कुल मिला के इस बात पर अटेंशन रखें कि सिंपल पेंडुलम का कोई भी केस उसमें इफेक्टिव जी का हम यूज करेंगे। एल लेंथ है, ठीक है, रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हॉरिजेंटली एक्सीलरेटेड है फ्रेम आपका। उनमें भी सब में जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेटेड है तो स्यूडो से भी लगा सकते हैं और आप न्यूटन सेकंड लॉ से भी, दोनों से लगा सकते हैं। इसके अलावा ये इस पॉइंट पर जरा आप अलग से नोट कर लेना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। पहली बात ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक पॉइंट यहाँ नोट करें, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक, अब ये नहीं लिखा जाता प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटली ध्यान रखें पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव किधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव की तरफ। इसलिए पॉजिटिव पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और फोर्स का फार्मूला क्यू ई है, क्यू ये चार्ज है। नेगेटिव पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है क्यू ई। तो अगर कोई ये सिंपल पेंडुलम आपका है और इसमें हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अपवर्ड लगाया तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना लगेगा, क्यू ई। ठीक है ना, तो इफेक्टिव जी यहां पर चेंज हो गया। ठीक है ना, अब यहां पर इफेक्टिव जी मालूम कैसे लिखा जाएगा, एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस क्यू ई। तो जहां पर आपने जी यूज किया है वहां पर मास को चाहे डिवाइड कर दें, जी डैश हमको चाहिए है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस क्यू अपॉन एम इंटू ई, इसका यूज करेंगे, मास को डिवाइड कर दिया। अब सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला होगा आपका T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी में वहां जी डैश लगा दें और जी डैश की ये वाली वैल्यू पुटअप कर, समझ में आ गई ना बात।
अगर मान लीजिए इसमें ये देखो अपने आप चेंज कर लेना, ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो किधर फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, mg प्लस QE हो जाएगा, समझ गए ना। बस एक 90 डिग्री का और ध्यान दे लेना कि अगर मान लीजिए ये आपका सिंपल पेंडुलम है और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने हॉरिजॉन्टल लगा दिया है और हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं इसके ऊपर, तो mg इधर लगेगा, अब किधर लगेगा फोर्स, QE इस तरफ लगेगा, इसमें प्लस चार्ज दे दिया बॉब में, ठीक, इसका चार्ज प्लस Q है तो QE इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो आप फार्मूला लेंगे नेट, तो mg डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस 90 डिग्री पर है ना QE स्क्वायर, तो इससे आप g डैश इज इक्वल टू g, जरा बताएं क्या बनेगा, रूट लगा दें, यहाँ g स्क्वायर आएगा, यहाँ पर QE बाई m का होल स्क्वायर, इस g डैश की वैल्यू सिंपल पेंडुलम के फार्मूले में डालेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l ओवर g डैश में, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लें। इसमें जो हमने ये निकाला है इसको अच्छी तरह से आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, इसलिए अगर आपने किसी सिंपल पेंडुलम में पॉजिटिव चार्ज दे दिया बॉब को और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हॉरिजॉन्टली राइट को, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो QE इस तरफ को लगेगा और mg डाउनवर्ड लगेगा, इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो इधर एक्ट करेगा। आप क्या करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में नेट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, इसलिए पाइथागोरस लगाकर नेट फोर्स निकाल कर और उसको mg डैश के इक्वल कर दें, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो नेचुरल इसमें पाइथागोरस लगेगा और इससे g डैश निकाल लें और टाइम पीरियड के फार्मूला में पुटअप कर दें। यहाँ पर भी हमने नेट फोर्स ही निकाला है, इसमें QE अपवर्ड लग रहा है फोर्स और mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, mg माइनस QE हो गया, इसलिए हमेशा नेट फोर्स निकालें और उससे आप इफेक्टिव जी का कैलकुलेशन करें। इसमें एक पॉइंट आप और नोट करें, इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका, लिखिए इफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, इफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट, इफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट in a fluid of density, in a fluid of density rho L less than rho solid, जो बॉब है उसकी डेंसिटी से जो है वो कम है डेंसिटी, then the time period of oscillation, then the time period of oscillation increases, then the time period of oscillation increases। तो आपको मालूम है कि किसी अगर लिक्विड के अंदर, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है और इसमें ये आपका लिक्विड फिलअप है और इस लिक्विड के अंदर आप किसी अगर बॉब को रखते हैं, ठीक, तो इसमें अपथ्रस्ट लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, वॉल्यूम डेंसिटी सॉलिड की g और अपथ्रस्ट ऊपर, वॉल्यूम बॉडी का लेते हैं, डेंसिटी लिक्विड की लेते हैं और g लगेगा, ये अपथ्रस्ट लगेगा। नेचुरल है कि अब जब आप नेट फोर्स निकालेंगे तो उसको माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे नेट फोर्स, mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस अपथ्रस्ट, ठीक, इसकी वैल्यू पुटअप कर दें, मास की वैल्यू v सॉलिड g डैश, यहाँ पर v ले लें और ये सॉलिड का आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी, g आ जाएगी, अपथ्रस्ट की वैल्यू डाल दें, p डेंसिटी लिक्विड की और g डैश, इससे आप g डैश निकाल लें, ठीक है। नेचुरल है कि आपका जो v है वो कैंसिल हो गया और g डैश इज इक्वल टू g, हम g कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस रो l अपान रो s, ठीक, हमने डिवाइड कर दिया उसको रो s को, ठीक है, 1 माइनस रो l अपान रो s। अब टाइम पीरियड के फार्मूले में डालते हैं, वैसे टाइम पीरियड कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l ओवर g, अब टाइम पीरियड चेंज हो गया और ये आपका आ गया l अपान g डैश, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो t डैश अपान t डैश न्यूमरेटर में रखना और t को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये जो फार्मूला आपका आ रहा है ये डिवाइडेड बाई, नेचुरल है आप इसे सॉल्व कर लेंगे, रो s डिवाइडेड बाई रो s माइनस रो l, तो यहाँ से आप चेक कर लें t डैश अपान t रो s, ठीक, और यहाँ पर आएगा रो s माइनस रो l, ठीक, तो आपकी टोटल मिलाकर इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पर नोट कर देना, देन द टाइम पीरियड ऑफ द हेंस द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस, और ध्यान रखना कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से एक पॉइंट आप और नोट करें
लिखिए when a simple pendulum of length L, when a simple pendulum is लिखिए mounted on a trolley, when a simple pendulum is mounted on a trolley which is moving down on an inclined plane, which is moving down on an inclined plane, which is moving down on an inclined plane of inclination theta, the effective acceleration due to gravity, the effective acceleration due to gravity is equal to g cos theta। ठीक, देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसमें हमने एक ट्रॉली को ये रख दिया है। ये ट्रॉली में ये सिंपल पेंडुलम अटैच है। ट्रॉली आपकी जो है नेचुरल है कि इसमें जो जी एक्ट करता है इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जी कॉस थीटा होगा और इस तरफ होगा जी साइन थीटा। ये आपकी ट्रॉली है और ये बॉब है। तो एक्सीलरेशन ट्रॉली का हम एक्स एक्सिस इसको ले रहे हैं, वाई एक्सिस इसको ले रहे हैं। तो एक्सीलरेशन जो ट्रॉली का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है वो जी साइन थीटा आई होगा और एक्सीलरेशन बॉब का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसमें दोनों एक्सीलरेशन है। अगर आप अर्थ से देख रहे हैं तो जी साइन थीटा आई प्लस जी कॉस थीटा जे, इसमें आई कंपोनेंट जे हमने अपवर्ड ले लिया तो इसमें हम माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब आप एक काम करें कि एक्सीलरेशन बॉब का विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालें। तो एक्सीलरेशन आपका बॉब का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस एक्सीलरेशन बॉब का ट्रॉली का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसमें माइनस कर दें। तो बॉब का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये दिया हुआ है जी साइन थीटा आई माइनस जी कॉस थीटा जे, उसमें माइनस कर दें इसका जी साइन थीटा आई, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। एक्सीलरेशन बॉब का विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली माइनस जी कॉस थीटा जे आ गया। इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए है तो ये बन गया जी कॉस थीटा, केवल मैग्नीट्यूड। ठीक, अगर हम डाउनवर्ड वाई ले लेते तो ये पॉजिटिव आ जाता। अब जब ये आप लर्न रखना, ध्यान रखना, अब इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी कॉस थीटा है। यानी कि हम जिस फ्रेम से बॉडी को रखे हैं उसी फ्रेम से उसका इफेक्टिव एक्सीलरेशन उसमें एक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना ट्रॉली का, और डायरेक्ट लर्न कर लेना कि अगर इंक्लिनेशन एंगल थीटा दिया हुआ है तो उसी एंगल से ये डाउनवर्ड आएगा। नेक्स्ट देखें, लिखें पॉइंट, लिखे इफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, इफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल लिखा, इफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल हैविंग ए बॉब ऑफ मास m is suspended in a car and car is moving on a circular track of radius r with uniform speed v. If the pendulum makes a small oscillation in the radial direction यानी सेंटर की तरफ, then what will be its टाइम पीरियड। तो बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम है कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी इस तरह से होगी तो उसमें बॉब में जो mg इधर लगेगा, अगर इस तरफ सेंटीपिटल फोर्स है तो स्यूडो फोर्स इस तरफ लगेगा mv स्क्वायर बाई r। तो अगर कोई भी कार उसके अंदर पेंडुलम है और वो सर्कुलर मोशन में है तो उसमें जो इफेक्टिव लगेगा mg डैश इज इक्वल टू, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं तो mg का होल स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। नेचुरल है, इसमें मास को कैंसिल कर देंगे तो जी डेस की जगह जो आप वैल्यू पुटअप करेंगे वो ये करेंगे जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर इसका होल स्क्वायर। बाकी इसको t इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी डेस में वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, ये टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा। अब एक आर्टिकल और नोट करें, लिखिए इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कंपेरेबल टू द अर्थ रेडियस,
if the length of simple pendulum is comparable to earth radius, लिखिए if the length of simple pendulum is comparable to earth radius, इसका रिजल्ट और इसका वो डेरिवेशन भी शार्ट में आप लोग ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जरा देखें, यहाँ मीनिंग ये है कि जैसे ये अर्थ है तो सिंपल पेंडुलम की जो बॉब ये जो लेंथ है ये इसके कंपेरेबल बहुत बड़ी है, यानी अर्थ के रेडियस के सामने ये अर्थ है, ठीक। और ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है एट एन एंगल थीटा पर, जरा ध्यान देना। इसका ये सेंटर है अर्थ का, तो इसमें जो mg लगेगा वो इस डायरेक्शन को लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर चेक करें, इसको यहाँ पर मिला दें, ये अर्थ की रेडियस है, ये कैपिटल L लेंथ है। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, ये एंगल थीटा ले लिया, ये एंगल फाई ले लिया, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये थीटा प्लस फाई के इक्वल होगा, ये mg cos थीटा प्लस फाई होगा, और इसमें आपका होगा mg साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। ये लगेगा mg cos थीटा प्लस फाई और ये mg साइन थीटा प्लस फाई। तो अब सीधे रिस्टोरिंग फोर्स पर आ जाएं, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg साइन थीटा प्लस फाई। अब स्मॉल एंगल के लिए हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, स्मॉल एंगल के लिए आपको मालूम है कि इसको डायरेक्ट लिख देते हैं थीटा प्लस फाई, ठीक। और फिर F इक्वल टू ma करिए, मास को कैंसिल करें तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा और फाई की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कर रहे हैं। थीटा देखिए यहाँ, ये डिस्प्लेसमेंट अगर y है तो थीटा इज इक्वल टू y अपान एल प्लस फाई y अपान अर्थ का रेडियस r। स्मॉल ऑसिलेशन होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर y अपान एल और ये y अपान r, तो ये एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी 1 अपान एल प्लस 1 अपान आर, y को बाहर कर लें और आपको मालूम है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होगा। इससे आपका ओमेगा निकल गया और टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 2 पाई, अब आप कंपेयर करके निकाल लेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई 1 अपान जी इन ब्रैकेट 1 अपान आर प्लस 1 अपान एल, ये फार्मूला बनता है। इसके लिए एक मेथड और होता है, आप यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ ले लें, नीचे नोट कर देना सेकंड मेथड में इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ 1 अपान एल डेस इज इक्वल टू 1 अपान एल प्लस 1 अपान आर है। आर अर्थ की रेडियस में हम ई लगा दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, अर्थ की रेडियस, ओके। तो अब जो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी, वहां एल डेस ओवर जी कर दें, तो ये अपान में जब आ जाएगा तो 1 अपान एल डेस हो जाएगा, उसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये हमने अर्थ की रेडियस ले ली, ये वाली, ठीक। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला जब यूज होगा जब सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो बहुत लार्ज हो। इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 3, वो आप जरूर नोट करें। लिखिए, अगर एल इनफाइनाइट है, एल इनफाइनाइट डाल दो इसमें इनफाइनाइट, तो ये चीज 0 हो गई। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर अपान जी, और ये हमने कई बार आपको कराया है ग्रेविटेशन के चैप्टर में, ये 84.6 मिनट होता है या ये 1.41 आवर होता है। यहाँ अर्थ की रेडियस पुटअप कर दो, जी 9.8 पुटअप कर दो, तो ये टोटल निकल आएगा। ये इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है तब भी होगा, जब सैटेलाइट नियर द अर्थ हो तो तब भी होगा। 1-2 केस और है जिनमें आता है, आप इन सभी केस में इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। और सेकेंड पॉइंट लेंथ एल लेस देन आर, जब बहुत स्मॉल लेंथ होगी तो नेचुरल है कि लेंथ बहुत स्मॉल है, आर बहुत लार्ज है, तो ये वाला निगलेक्ट कर दो। तो टाइम पीरियड टी का फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी बन जाएगा, ठीक। और थर्ड पॉइंट में जो लेंथ है वो हम रेडियस के इक्वल ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट, उसमें लेंथ एल आर ई के इक्वल कर दो, तो टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ आर ई की वैल्यू पुटअप कर दो तो ये 2 अपान आर ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला आर ई अपान 2g ये बन जाएगा। यहाँ पर 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएगा, तो r अपान 2g, इसकी वैल्यू नियरली 1 आवर आती है,
नियरली 1 आवर। तो जरा ध्यान रखना, ये नियरली जो है 1 आवर के इक्वल होती है, ठीक है ना। ये हमने इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम और उसके कंपैरिजन में 3 पॉइंट लिखाए हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना कि 11th के सभी एग्जाम में वो पूछा जाता है, उसको आप जरूर नोट कर दें। लिखिए सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम। देखिए इट इज दैट सिंपल पेंडुलम, इट इज दैट सिंपल पेंडुलम whose time period is 2 seconds. It is that simple pendulum whose time period is 2 seconds. जो क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक पेंडुलम वाली, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। इसी की वजह से ये सेकंड पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है ना। जब वो मीन पोजीशन से एक तरफ गई और वापस आई तो 1 सेकंड, 1 सेकंड, फिर इधर आई, फिर वापस आई तो 2 सेकंड। तो यानी कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड। लिखिए इट इज दैट सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज 2 सेकंड। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हाइल ऑसिलेटिंग, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हाइल ऑसिलेटिंग passes through the mean position after every 1 second, यानी 1 सेकंड के बाद मीन पोजीशन पर आएगी। तो अगर हम सिंपल पेंडुलम का फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी में यहाँ 2 डाल दें, 2 सेकंड, और एल जी की वैल्यू 9.8 डाल दें, तो ये नियर अबाउट 1 मीटर आती है। वैसे एग्जैक्ट 99.3 सेंटीमीटर में लिखा है हमने, ठीक है। अब मून पर जाएंगे तो वहां की वैल्यू 1/6 है, तो यहाँ मून पर अगर जो लेंथ निकालें तो वो नियरली 1/6 मीटर आती है फॉर मून। मून पर जो लेंथ है वो 1/6 मीटर, क्योंकि जी की वैल्यू फिर मून के लिए डाली जाएगी, ठीक है ना। तो मून पर जो वैल्यू आती है वो लगभग 1/6 मीटर आती है। इसको अच्छी तरह से दोनों ध्यान रखना। एक पॉइंट यहाँ पर और, आप जरा, जो हम लोगों ने ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला नोट किया है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी, इसके ग्राफ आप लोग बना लेंगे। जैसे t वर्सेस रूट एल, तो y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप ग्राफ को अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड पेंडुलम अच्छी तरह से लर्न रखना। 11th में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, हर बार आता है। लेंथ लर्न कर लो, वैल्यू डालो और उसकी लेंथ को निकाल दो, ठीक। अगर मान लीजिए आपको कोई ग्राफ प्लॉट करना है जो t वर्सेस l है, तो t की जगह आप y डालेंगे तो y प्रोपोर्शनल x आएगा, क्योंकि x इस लाइन पर है, समझ गए ना। तो इसमें सिमेट्री x की होगी, क्योंकि स्क्वायर इस पर नहीं है। ऐसे करके ग्राफ बनेगा, आप ग्राफ बना लेंगे। इसी तरह से अगर आपका g वर्सेस t स्क्वायर ग्राफ या t हो तो t स्क्वायर इंटू जी कॉन्स्टेंट होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब आपको ग्राफ कोई भी निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी में कोई भी ग्राफ हो तो ठीक है। स्टूडेंट, आज हमने आपको सिंपल पेंडुलम का कंप्लीट डिस्कशन किया है, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम के फार्मूले में जो जो पॉइंट आते थे वो हमने आपको सभी लगभग नोट करा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन में आगे इसके रिलेशन में आगे डिस्कशन होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको प्रिपेयर करें। ओके।